हस्तक्षेप.com के YouTube चैनल में आपका स्वागत है। यहाँ आपको मिलेंगी ऐसी खबरें जो गोदी मीडिया नहीं दिखाएगा। खबरों की तह तक जाकर विश्लेषण देश दुनिया के जाने माने पत्रकारों, साहित्यकारों और स्तंभकारों द्वारा। चैनल का सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन भी दबाएं ताकि नया वीडियो अपलोड होते ही आप तक खबर पहुंचे। में आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग बातचीत करेंगे वात्स्यायन के द्वारा लिखे गए कामसूत्र और उससे जुड़े हुए सवालों पर। तो पहला प्रश्न तो यही आपके दिमाग में आ सकता है कि मैं अचानक इतना समसामयिक जो परिदृश्य चल रहा है जिसमें कि चारों तरफ महामारी फैली हुई है, उसको छोड़ के अचानक मैंने कामसूत्र को क्यों चुना। कामसूत्र को चुनने के पीछे एक मेरा बड़ा मकसद यह है कि सूत्र से प्रेरित होकर लिखने वाले लेखकों की बहुत बड़ी संख्या है और उन्हें पढ़ने वाले पाठकों की उनसे भी ज्यादा बड़ी संख्या रही है। और पिछले 2500 वर्ष में कामसूत्र ने सबसे ज्यादा भारतीय साहित्य को और इस समाज को प्रभावित किया है। लेकिन दिक्कत की बात, विवाद हुए हैं, चर्चा सबसे कम हुई है और आधुनिक काल में तो तकरीबन चर्चा नहीं हुई है। मैं ये देख रहा था कि कामसूत्र को लेकर एक खास तरह का रवैया प्रकाशन उद्योग का है। कामसूत्र का मतलब उनके लिए सिर्फ सेक्स के कुछ आसन और उनकी प्रस्तुति और उसकी बिल्कुल रंग उससे ये की रचना सिर्फ सेक्स के लिए की गई थी। पश्चिम के को लेकर जो नजरिया विकसित किया वो ये था कि कामसूत्र का मतलब है सेक्स के आसन और सेक्स की किताब, जबकि कामसूत्र का मतलब यह नहीं था और आज भी मतलब यह नहीं है। हमारे यहां बड़ी संख्या में ऐसे लोग हैं, मैं अपना अनुभव बता रहा हूं आपको। मुझे कामसूत्र पर लिखना था और यह आज से करीब 13-14 साल पहले ही घटना है। मैंने पहले अपने छात्र जीवन में कामसूत्र पढ़ा था और अभिज्ञान शाकुंतलम पढ़ने के पहले मैंने कामसूत्र पढ़ा था। जब मैं मथुरा में मातृ चतुर्वेदी संस्कृत महाविद्यालय में पढ़ता था तब मैंने पढ़ा था ये, और यह घटना होगी 1974-75 के करीब की। लेकिन जब मैंने कामुकता और कामुकता से जुड़े हुए प्रश्नों पर लिखने का निर्णय लिया तो मुझे लगा कि वात्स्यायन के कामसूत्र को फिर पढ़ा जाना चाहिए। अब मैं कलकत्ते में लाइब्रेरी गया तो मैंने लाइब्रेरियन से कहा कि मुझे कामसूत्र निकाल के दो, तुम्हारे यहां लिस्ट में है ये। अब लाइब्रेरियन मेरी शक्ल देखें तो बोले कि सर आज तक तो कोई कामसूत्र की किताब निकाल के पढ़ने ही नहीं आया हमारे यहां। कलकत्ते में बहुत फेमस लाइब्रेरी है, हिंदी की बहुत ही समृद्ध लाइब्रेरी है, राम मंदिर लाइब्रेरी जिसे कहते हैं। और उस लाइब्रेरी में मतलब पिछले तकरीबन साल का साहित्य आपको बहुत ही अच्छे ढंग से रखा हुआ मिल जाएगा। तो जो लाइब्रेरियन थे वो बड़ा प्यार करते थे मुझे और बहुत श्रद्धा करते थे। अब उनकी समझ में नहीं आया कि मैं कामसूत्र क्यों पढ़ना चाहता हूं। तो मैंने उनसे कहा कि आप बस कामसूत्र खोज के दे दीजिए। तो उन्होंने मेरे लिए खोज के कोशिश की और कामसूत्र की जो किताब निकाल के दी वो सारी किताब लाइब्रेरी में रखी रखी दीमक खा गई, लेकिन कामसूत्र की पुस्तक किसी ने निकाल के नहीं पढ़ी।
फिर मैंने सोचा कि चलो नेशनल लाइब्रेरी चलते हैं, वहां पे नेशनल लाइब्रेरी भी है। तो नेशनल लाइब्रेरी जाके मैंने देखा तो नेशनल लाइब्रेरी में स्थिति वही कि कामसूत्र की पुस्तक, कामसूत्र नामक पुस्तक को किसी ने निकलवाया ही नहीं, पढ़ा ही नहीं। कलकत्ते के लोग पढ़ने में बहुत एक्सपर्ट माने जाते हैं, बहुत माहिर माने जाते हैं और खूब किताबें पढ़ते हैं। फिर मैं लौट के अपने कलकत्ता यूनिवर्सिटी की लाइब्रेरी में गया और मैंने वहां पर सर्च किया, तो वहां पर भी किसी ने, लाइब्रेरी में पुस्तक तो आई थी, 1950 के आसपास पुस्तक खरीदी गई थी, लेकिन कभी किसी ने वो पुस्तक निकाल के पढ़ी नहीं। और अगर कोई, जो कि मुझे पता चला, अगर कोई व्यक्ति, यंग लड़का या लड़की कामसूत्र को मांगे लाइब्रेरी में जाके, तो लाइब्रेरियन डिनाई करते थे कि किताब नहीं है। इससे एक चीज का मुझे अंदाजा लगा कि कामसूत्र को लेकर एक खास तरह का एटीट्यूड शिक्षितों में और खासतौर पर लाइब्रेरी में जो काम करने वाले लोग हैं उनमें भी पाया जाता है। तो मैंने, जो लाइब्रेरियन थे राम मंदिर लाइब्रेरी के, मैंने उनसे कहा कि आपने कभी किताब पढ़ी है? नहीं पढ़ी तो पढ़िएगा मेरे कहने से। तो बोले सर मैंने तो कभी पढ़ी नहीं, डर के मारे। तो मैंने डर के रहा कि इसमें बात क्या है। तो कामसूत्र की किताब को पढ़ने की शुरुआत ऐसे हुई कलकत्ते में। अब जब किताब पढ़ ली गई तो किताब पढ़ी, मैंने भी पढ़ी, सुधा ने भी पढ़ी, और हम लोगों ने एक प्लान किया कि एक पुस्तक लिखी जाए, और पुस्तक लिखी भी हमने। कामुकता, पोर्नोग्राफी और स्त्रीवाद के नाम से दोनों ने मिलकर पुस्तक लिखी। अब वो पुस्तक जब लिख गई तो एक पब्लिशर पुस्तक मांग के ले गया, कलकत्ते का ही, जिसने उसे छापा। तो उसने मेरे विभाग के ही एक दो टीचरों से पुस्तक को दिखवाया, तो उन लोगों ने सजेस्ट किया कि इसमें से ये जो पोर्नोग्राफी है ना वो निकलवा दो। तो उसने कहा कि सर इसमें से पोर्नोग्राफी निकलवा दीजिए, क्योंकि, तो मैंने कहा क्या हुआ? बोले सर जो आपने पुस्तक लिखी ना वो रात में पढ़ने वाली पुस्तक है, वो दिन में पढ़ने वाली पुस्तक नहीं है, और अकेले में पढ़ने वाली पुस्तक है। मैंने कहा भाई ये तुझसे दोनों बातें किसने कही? तो उन्होंने उन महानुभाव प्रोफेसर का नाम बताया जो कि कलकत्ता के बड़े स्वनाम धन्य आलोचक हैं और लेखक हैं, और अभी एक साहित्यिक पत्रिका के संपादक भी हैं। अब मेरे तो हंसते हंसते पेट में हालत खराब। तो मैंने कहा कि तुम इसे दिन में पढ़ के तो देखो तुम्हें क्या होता है इससे। मैंने कहा इसका शीर्षक नहीं बदलूंगा मैं। मेरी एक दोस्त थी प्रभा खेतान, जो अब नहीं है, उसने, पब्लिशर ने उनसे सलाह ली, तो उन्होंने कहा कि पुस्तक छप जाएगी, तुम पोर्नोग्राफी निकाल दो उसमें से। तो मैंने कहा पोर्नोग्राफी क्यों निकाल दें उसमें से, जो नाम है वही रहेगा। मैंने कोई चेंज नहीं किया, छापना है छापे, नहीं छापना है न छापे, कोई दिक्कत नहीं। अल्टीमेटली वो पुस्तक छपी। पुस्तक छपके जब बाहर आई तो कुछ यंग लड़कों ने पुस्तक देखी, और पुस्तक देखने के बाद में उसमें से एक विद्यार्थी जो पढ़ाता है, वो एक दिन मेरे पास आया, बोला सर ये जो आपने कामुकता, पोर्नोग्राफी और स्त्रीवाद वाली जो पुस्तक लिखी है, इसके लिए जरूर आप सोनागाछी जरूर गए होंगे। अब मेरी तो समझ में ही नहीं आया कि मैं उस लड़के को क्या जवाब दूं। तो मैं हंस के कहा कि नहीं, उसके लिए इतनी परिश्रम करने की जरूरत नहीं कि आप सोनागाछी जाएं। ये मैं आपको कुछ सिम्टम्स बता रहा हूं मैं। यानी अब अगर आप कामुकता पर या सेक्स पर या वात्स्यायन के काम सूत्र पर बात करना चाहें तो एकेडमिक्स जगत से लेकर निचले स्तर तक, अच्छा वो पुस्तक खूब धड़ल्ले से बिक रही है और बहुत अच्छी पुस्तक के तौर पर रिसीव की गई। वो पुस्तक मेरे पास है, अब ये है मेरे पास, मैं वो दिखाना जरूर चाहूंगा आप लोगों को। और ये पुस्तक एक नए शेप में, नए तरीके से फिर दोबारा आने वाली है। ये बात मैंने क्यों कही आपसे? ये बात मैंने इसलिए कही कि हमारे यहां कामुकता के प्रश्न न तो साहित्य के प्रश्न है, न संस्कृति के प्रश्न है।
सेक्स के सवाल न साहित्य के प्रश्न है, न संस्कृति के प्रश्न है, न जीवन के प्रश्न है। वास्तविकता यह है कि समाज में सेक्स है, समाज में कामुकता है, लेकिन इन पर बहस जैसी होनी चाहिए वैसी बहस नहीं है। और खासतौर पर बादशाह के कामसूत्र पर तो एकदम बहस नहीं है। मतलब दिलचस्प बात यह है कि जो लोग की हिस्ट्री ऑफ सेक्सुअलिटी के बारे में बात करते हैं, उन्हें भारत में उन्होंने कभी बादशाह की किताब नहीं देखी, और जिन्होंने बादशाह की किताब देखी है उन्होंने मिशेल फुको की किताब नहीं देखी। यह मेरी व्यक्तिगत धारणा है कि मिशेल इस कामुकता के इतिहास के बहुत बड़े इतिहासकार है, बहुत महत्वपूर्ण पुस्तक लिखी है उन्होंने। किसी दिन बातचीत में मौका लगेगा तो हम उस पर भी बात करेंगे। उसी तरह पुस्तक अपने आप में अमूल्य और बहुत ही महत्वपूर्ण है, और अनेक ऐसी चीजों पर वो रोशनी डालती है जो कि अभी तक हमारे डिस्कशन का हिस्सा नहीं रही हैं। हमने कभी सोचा ही नहीं कि कामसूत्र पर बात करते समय कोई पब्लिक डिस्कोर्स में हम जा सकते हैं। संभवतः मैं कह रहा हूं, मैं अंग्रेजी की नहीं जानता, मैं हिंदी में पहली बार हम दोनों ने मिलकर उस पर केंद्रित होकर काम किया, और जो पुस्तक जो मैंने आपको अभी बताई, कामुकता, पोर्नोग्राफी और स्त्रीवाद, इस पुस्तक में हमने बाकायदा 2 चैप्टर बादशाह पर केंद्रित लिखे। लेंथ में बादशाह के एक एक पहलू की मीमांसा की गई और फेमिनिस्ट तरीके से मीमांसा की गई। मूल प्रश्न यह है कि क्या बादशाह के कामसूत्र पर खुलकर बहस की जाए कि न की जाए। जिस पुस्तक ने 2500 वर्ष तक साहित्य को, संस्कृति को, जीवन को प्रभावित किया हो, उस पुस्तक पर कभी खुलकर चर्चा क्यों नहीं हुई। यह पहली बार थैंक्स फॉर फेसबुक, यह पहली बार पब्लिक, मैंने जो पुस्तक पढ़ी थी, मैं उसमें जीरोक्स नहीं करा पाया था क्योंकि वो पुस्तक सारी दीमक खा गई थी और जर्जर हो गई थी। मैंने किसी तरह से पढ़ लिया था उसे। अगर वो पुस्तक मेरे पास रही होती तो मैं उसे रिप्रिंट ही करा के छोड़ता सारा, क्योंकि वो पुस्तक बहुत अच्छी थी। जिस किताब से भारतीय संस्कृति, सभ्यता का 2500 वर्ष का इतिहास प्रभावित रहा हो, उस पर बहस क्यों नहीं हुई। अभी भी क्यों नहीं होती उस पर बहस। मिशेल फुको पर इजीली बात करते हैं, लेकिन बादशाह पर बात करने में हमारी जीभ क्यों लड़खड़ाती है। हम कालिदास पर बात करने के लिए तैयार हैं, हम भवभूति पर बात करने के लिए तैयार हैं, हम रीतकाल के कवियों पर बात करने के लिए तैयार हैं, लेकिन हम बादशाह पर बात करने के लिए तैयार क्यों नहीं होते। कोई बात तो है जहां के आप स्केप करते हैं। सेक्स के प्रश्न या कामुकता के प्रश्न सकते हैं। और खासतौर पर बादशाह ने जो लिखा है उसे तो आप एकदम स्केप करके, आपने किया क्या है कि पिछले 2500 वर्ष में संस्कृत के पंडितों ने, संस्कृत के विद्वानों ने और आचार्यों ने किया यह कि काम सूत्र के आधार पर उन्होंने पूरे के पूरे श्रृंगार साहित्य का और नक्सिक वर्णन का एक तरह से पूरा शास्त्र और तंत्र विकसित कर दिया। और जो शक्ति संप्रदाय के लोग थे, जो तांत्रिक लोग हुआ करते थे, उन्होंने एकदम तंत्र में एकदम सेक्स को समाहित करके और एक तंत्र की पूरी श्रृंखला विकसित कर दी। और ये जो नई जो प्रिंट टेक्नोलॉजी के बाद में जो पुस्तक आई है मीडियम के तौर पर, उस पुस्तक ने कामुकता को सिर्फ सेक्स के आसन में बदल दिया और बादशाह के कामसूत्र को सिर्फ सेक्स के आसन में बदल दिया। और यह एक तरह से बादशाह के कामसूत्र का क्षय है, उसका गलत प्रस्तुतिकरण है।
बादशाह का कामसूत्र वह काम या सेक्स के आसनों का संकलन नहीं है। वो सेक्स तो करना पसंद करते हैं, कोई आदमी नहीं है ऐसा जो सेक्स करना पसंद नहीं करता हो, लेकिन सेक्स पर पब्लिकली बात करना पसंद नहीं करते। वो पोर्नोग्राफी देखना पसंद करते हैं, लेकिन पोर्नोग्राफी में पब्लिकली डिबेट करना पसंद नहीं करते, वो लिखना पसंद नहीं करते। और लेकिन मैंने ये दोनों काम किए हैं। मैं आलोचक नहीं हूं, मैं साहित्यकार भी नहीं हूं, मैं उस तरह का ट्रेडिशनल किस्म का प्रोफेसर भी नहीं हूं। जिन्हें न्याय का वर्णन पढ़ने में तो मजा आता हो, लेकिन कामसूत्र पर और सेक्स पर और कामुकता के गंभीर प्रश्नों पर बात करने में कोई उनकी रुचि ना हो। यानी कहने का मेरा मकसद यह कि आप बादशाह को के कामसूत्र को रहस्य के आवरण में रखकर नहीं पढ़ सकते। बादशाह की ब्यूटी क्या है? बादशाह ने जो कामसूत्र जब लिखा, 2500 वर्ष हो चुके इस बात को, और बादशाह ने जब कामसूत्र लिखा तो बादशाह को भी यह कल्पना नहीं थी कि यह इतना काम आएगा लोगों के और इतना बड़ा इंपैक्ट होगा कि लोगों को सेक्स के बारे में शिक्षित किया जाए, उसके वैचारिक, उसके शारीरिक, उसके विकास मूलक आयामों के बारे में। बादशाह के काम की संरचना एकदम भिन्न तरीके से की गई है, लेकिन हमने कभी ध्यान नहीं दिया इस बात पर, हमने कभी सोचा ही नहीं इस बात पर। हमने तो कामसूत्र का मतलब सेक्स और सेक्स के आसन, इसमें सारी चीजों को रिड्यूस करके एक तरह से रख दिया हमने। और यही वजह है, बुनियादी वजह, कि मुझे लगा कि बादशाह के कामसूत्र पर, क्योंकि अभी लोग घर में हैं, तो लोगों से बिल्कुल एकदम हड़का के बात की जानी चाहिए, चैलेंज के साथ बात की जानी चाहिए कि आपने बादशाह के कामसूत्र को ठीक से पढ़ा क्यों नहीं। हिंदुस्तान की जनता के लिए लिखा गया था, हिंदुस्तान के सामान्य लोगों के लिए लिखा गया था, नागरिकों के लिए लिखा गया था वो ग्रंथ, कि जनता को शिक्षित किया जाए। तो हमने क्या किया कि संस्कृत के आलोचकों ने श्रृंगार साहित्य बना लिया उसके बहाने, और उन्होंने क्या कामसूत्र का मकसद नक्सिक वर्णन पर जोर देना था, या कामसूत्र का मतलब सेक्स के 64 आसन का प्रदर्शन करना था? ये दोनों ही उसका मकसद नहीं है। मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं, ये दोनों ही उसका मकसद नहीं है। ये उसका एक बहुत छोटा सा हिस्सा है पुस्तक का। स्वयं बादशाह ने लिखा है, बादशाह जिस समय एक किताब लिख रहे थे, उस समय स्थिति यह थी, आज से भी ज्यादा भयानक स्थिति थी। कहने के लिए हम प्राचीन काल के समाज में थे, लेकिन स्थिति क्या थी? बादशाह ने लिखा कि सेक्स के ऊपर जो आवरण पड़ा हुआ है, उस आवरण को हटाने के लिए मैंने एक किताब लिखी है। और सेक्स के साथ में जो दो चीज जोड़ी गई, एक तो रहस्य और एक दंड। सेक्स पर जब भी कोई बात होती है, सेक्स के बारे में जब भी कोई चीज आती है, तो ये दो चीज, छुपाओ या फिर दंड पाओ। सो बादशाह ने कामसूत्र लिखते समय जो सबसे हमारे सामने की, वो ये कि रहस्य और दंड, इन दो से सेक्स को फ्री किया। भारत का सुप्रीम कोर्ट तो अभी पहुंचा है इस नतीजे पर कि होमोसेक्सुअलिटी या समलैंगिकता जो है वो क्राइम नहीं है। और अमेरिका जो सबसे विकसित समाज होता है ना, वहां
आज से करीब 20-25 साल पहले यह समझ आई है। वात्स्यायन के कामसूत्र में बाकायदा समलैंगिकता पर एक पूरा चैप्टर है और बाकायदा उसे अपराध रहित, दंड रहित होकर विश्लेषित किया गया और रखा गया है। तो मुझे तो वात्स्यायन जो है आज से 2500 साल पहले जो चीज सोचते थे, हिंदुस्तान को अभी और हिंदुस्तान के ज्ञानी सुप्रीम कोर्ट को उस चेतना में पहुंचने में 2500 वर्ष लगे हैं। और कामसूत्र को पढ़ाया गया होता तो शायद 2500 वर्ष न लगते। कायदे से यह चीज समझी जानी चाहिए कि कामसूत्र को क्यों लिखा गया। कामसूत्र को लिखने के पीछे पर्पज यह था कि सेक्स के बारे में शिक्षित किया जाए। आप आज कल देखते हैं ना, एक एक छोटी छोटी बीमारियों को लेके, और क्यों होती हैं बीमारियां। उनमें से अनेक बीमारियां ऐसी हैं जो कि सेक्स संबंधी के अज्ञान की वजह से होती हैं। तो कामसूत्र का जो मुख्य लक्ष्य है वो क्या है? वो ये कि शिक्षा और विकास का एजेंडा बना, और कामसूत्र की शिक्षा को सेक्स करना कोई बुरी बात नहीं है, सेक्स कोई पाप भी नहीं है, अपराध भी नहीं है। ढाई हजार वर्ष पहले यह व्यक्ति सोच रहा है कि सेक्स एक पर्सनल चीज है और उसे पर्सनली रहना चाहिए। व्यक्तिवाद का जन्म नहीं हुआ था तब। सेक्स को व्यक्तिवाद के पर्सपेक्टिव में पहली बार अगर किसी व्यक्ति हुआ है तो कामसूत्र का लेखक वात्स्यायन। तो हम में से जितने लोग ये जो नेगेटिव धारणा रखते हैं, उस नेगेटिव धारणा का जो सबसे खराब पहलू है वो ये कि उन्होंने एक बहुत ही मूल्यवान किताब, जो कि जिसने कि पिछले 2500 वर्ष में साहित्य, कला, संस्कृति के अनेक क्षेत्रों को प्रभावित किया, उस किताब को हमने डिस्कोर्स से ही गायब कर दिया, पब्लिक डोमेन से गायब कर दिया। और कामसूत्र के नाम पर अब जो बाजार में किताबें मिलती हैं वो डिस्टॉर्टेड पुस्तकें, वे कामसूत्र नहीं है। मैंने आपके बीच में ये बातचीत रखने के पहले मैंने एक बार लाइब्रेरी में सर्च किया, इंटरनेट पर सर्च किया मैंने। इंटरनेट पर भी जो कामसूत्र के नाम से किताबें अब डाउनलोड करने के लिए व्यवस्था दी गई है, वे सारी की सारी किताबें काम एक तरह से विकृतीकरण हैं, वे कामसूत्र नहीं है। हमारे यहां हालत यह है कि अगर आप खुल के बात करना चाहें उन विषयों पर जो अनटचेबल विषय रहे हैं, तो बहुत ही मतलब सनसनी की तरह लेते हैं लोग, सीरियसली लेते ही नहीं। एकेडमिक्स के एक डिस्कोर्स की तरह, एक गंभीर विमर्श की तरह लेते ही नहीं है उसे। वो ये कि सेक्स एक भौतिक चीज है, ये अभौतिक या आध्यात्मिक चीज नहीं है। जो वात्स्यायन ने लिखते समय जिस चीज पर फोकस किया है, पूरी पुस्तक जिस धारणा पर टिकी हुई है, उनके यहां सेक्स सिर्फ काम तृप्ति नहीं है, उसका एक बहुत बड़ा एरिया है जो कि वे विकसित करते हैं। वो कहते हैं कि अगर इसे सिर्फ उनके नजरिए से देखें कि अगर आप काम तृप्ति समझेंगे तो यह पशु की तरह ही होगा। पशु भी काम तृप्ति करता है, मनुष्य भी काम तृप्ति करेगा। तो उन्होंने एकदम पूरा का पूरा परिदृश्य और पूरा का पर्सपेक्टिव, एक अलग पर्सपेक्टिव रखा। उसमें दो चीजें हैं देखने की। एक तो यह है कि उसमें यह पर्सपेक्टिव है जिस पर इशारा किया गया है और जिसकी वजह से किताब लिखी गई। पर्सपेक्टिव क्या है? जिसके हम लोग सब शिकार हैं।
सेक्स के बारे में एक पुंसवादी दृष्टिकोण है जो प्रचलन में है। और पुंसवादी दृष्टिकोण की ब्यूटी क्या है कि सेक्स को आवरण में रखो, छुपा के रखो। और सेक्स का मतलब है आज्ञाकारी हो जाना, और सेक्स का मतलब है सिर्फ काम क्रिया तक इसे सीमित रखो। यह टिपिकल पुंसवादी दृष्टिकोण है जिसको कि बात्सायन क्वेश्चन करते हैं। इसके विपरीत में एक और दृष्टिकोण है जिसे हम लोग फेमिनिस्ट दृष्टिकोण कहते हैं। जैसा कि मैंने आपसे कहा कि बात्सायन पहले व्यक्ति हैं जो कि विकास और आनंद इन दो चीजों को सेक्स के साथ जोड़कर देखते हैं। और जो मॉडर्न फेमिनिज्म है, वो मॉडर्न फेमिनिज्म किस तरह से देखता है सेक्स को? उसके लिए भी आनंद, सामाजिक विकास और स्वास्थ्य, ये तीन चीजें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। बात्सायन आनंद पर सबसे ज्यादा जोर देते हैं। और ये जो विकास, आनंद और सामाजिकता, इसका जो त्रिकोण वे विकसित करती है अपने पर्सपेक्टिव में, यही उसकी काम सूत्र को लिखे जाने की धुरी है, यही उसका आधार बिंदु है। उसका आधार बिंदु सेक्स के 64 आसन नहीं है। एक अन्य चीज जो कि इस पूरे प्रसंग में बहुत विचारणीय चीज है, वो ये कि एक संक्षेप में एक डेढ़ मिनट में हम लोग उस पहलू को देख लें कि कामसूत्र का आखिर स्ट्रक्चर, अंदर का स्ट्रक्चर बना कैसे है। बहुत ही इंटरेस्टिंग है वो बताना बहुत जरूरी है। ये जो विवरण मैं आपको बता रहा हूं, ये विवरण स्वयं बात्सायन ने लिखे हैं, मेरी खोज नहीं है इसमें कोई भी चीज। बात्सायन ने लिखा है कि महादेव जी के जो अनुचर थे नंदी, वो जो जिसे हम लोग साण कहते हैं, नंदी ने 1000 अध्यायों में सबसे पहले कामशास्त्र की रचना की। उन 500 अध्यायों की रचना की। एक बार फिर दोबारा, सॉरी, वो कहते हैं कि महादेव जी के जो अनुचर थे नंदी, उन्होंने 1000 अध्यायों में कामशास्त्र की रचना की। उसके बाद में इन के आधार पर कालांतर में श्वेतकेतु ऋषि ने 500 अध्यायों का संक्षिप्त संस्करण तैयार किया। श्वेतकेतु की रचना के आधार पर बाभ्रव्य ऋषि ने 150 अध्यायों का संस्करण तैयार किया। और बाभ्रव्य ऋषि के संस्करण के आने के बाद ही कामसूत्र की परंपरा चल निकली। बाभ्रव्य ऋषि के पहले कामसूत्र सिर्फ वाचिक परंपरा में था। बाभ्रव्य ऋषि के समय में कुछ इसके बारे में किसी रूप में इसे दर्ज करने की और इसको लिखने की ये चीजें सामने आई। यह भी माना जाता है, जो कि दर्ज है, कि कामसूत्र के सभी चैप्टर वात्स्यायन के लिखे हुए नहीं हैं। उन्होंने कंपाइलेशन किया है, और कंपाइलेशन में उन्होंने इस बात को माना भी है। उन्होंने क्या माना है? उनका कहना यह है कि बाभ्रव्य ऋषि ने काम शास्त्र के 6ठे भाग के वैश्विक प्रकरण को लिखा, आचार्य चारायण ने साधारण अधिकरण को लिखा, स्वर्ण नाव ने सांप्रयोगिक अधिकरण को लिखा, घोटक ने कन्या संप्रयुक्तक चैप्टर लिखा, गोनर्दी ने भार्याधिकरण लिखा, आचार्य गौणिका पुत्र ने पारदारिक अधिकरण लिखा, और आचार्य
कुचुमार ने औपनिषदिक नामक अधिकरण की अलग से रचना की और इन सभी कृतियों का इस्तेमाल करते हुए वात्स्यायन ने कामसूत्र लिखा। एक तो वह पर्पज जिसकी मैंने अभी चर्चा की आपसे कि इसका पर्पज है आनंद और विकास, लेकिन बड़े अच्छे तरीके से, जैसा कि उस समय की शैली थी कि पहले संस्कृत की एक परंपरा थी कि जो लोग किताबें लिखते थे संस्कृत में, तो उसमें एक अच्छा खासा सेक्शन था जो कि अपनी रचना के शुरू में किसी न किसी देवता की वंदना करते हुए रचना लिखते थे। दिलचस्प बात यह है कि कामसूत्र के आरंभ में किसी भी देवी देवता की वंदना नहीं की गई है, बल्कि यह कहा गया, यानी पुस्तक क्यों लिखी गई, वात्स्यायन कहते हैं धर्मार्थ कामेभ्यो नमः, अर्थात धर्म और काम को नमस्कार है। यह उसकी ओपनिंग पंक्ति है। आगे वो कहते हैं कि इस शास्त्र में मूल रूप से धर्म, अर्थ और काम का उपदेश दिया गया है। इसलिए आरंभ में मैं धर्म, अर्थ और काम को ही नमस्कार करता हूं। मैं उन आचार्यों को भी नमस्कार करता हूं जिन्होंने मुझे इस शास्त्र का बोध कराया, और इसके बाद में वो डिटेल्स में उस ट्रेडिशन का जिक्र करते हैं के तौर पर मैंने अभी कुछ लोगों के नाम बताए कि किस किस ने क्या क्या लिखा था। और कामसूत्र पर एक लंबी परंपरा 2500 साल के पहले भारत में थी, जो कि कामसूत्र से संबंधित विभिन्न विषयों पर आपस में संवाद करते रहे हैं। कामसूत्र की जो शैली है वो है डायलॉग की शैली, संवाद की शैली। और ये जो डायलॉग की शैली है, डायलॉग की शैली में आरंभ में ही, यानी काम किसे कहते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो काम सूत्र है ना ये, और हमने काम को क्या समझा है ये भी, इससे भी समझने में मदद मिलेगी। वो कहते हैं कान, त्वचा, आंख, जीभ, नाक, इन 5 इंद्रियों की इच्छा अनुसार शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध, इन विषयों में प्रवृत्ति ही काम है, अथवा इन प्रवृत्तियों से आत्मा जो आनंद अनुभव करती है उसे काम कहते हैं। आगे लिखा चुंबन, आलिंगन, प्रासंगिक सुख के साथ गाल, स्तन, नितंब आदि विशेष अंगों के स्पर्श करने जो आनंद की प्राप्ति होती है वह काम है। इस सूत्र में एक शब्द है जिसका खासतौर पर वो इस्तेमाल करते हैं, वो फलवती प्रतीति। यानी ये जो आज जो फेमिनिस्ट कहने लगी है ना बहुत सारी कि सेक्स कहां होता है, तो सेक्स किसी शरीर के खास हिस्से में नहीं होता, स्त्री के शरीर की पूरी संरचना में। यह बात सबसे पहले काम कहां होता है, वो पूरे शरीर, ये सबसे पहले वात्स्यायन रेखांकित करते हैं। और वात्स्यायन रेखांकित करते समय जिस चीज पर जोर देते हैं वो ये कि जो आपको इसकी फीलिंग होगी वही उसका आनंद है। होता है ना, कभी किसी को आपने देखा और आपको देखते ही अच्छा लगा, किसी के बारे में सुना, सुन के अच्छा लगा, किसी के बारे में सोचा,
सोच के अच्छा लगा। ये कैसी फीलिंग है? ये काम की फीलिंग है। और इसको सबसे पहले अंडरलाइन करते, और इसके लिए उन्होंने एक चीज सजेस्ट की कि जाहिर है कि कामसूत्र पढ़ाने के लिए और कामसूत्र को जानने के लिए और बताने के लिए एक्सपर्ट का होना बहुत जरूरी है। तो हम ये तो मान सकते हैं कि एक्सपर्ट का अभाव हुआ कालांतर में, लेकिन एकदम ही अभाव हो गया ये हम मानने के लिए तैयार नहीं है। एक चीज और है जिसे कि वो क्वेश्चन करते हैं। एक पॉपुलर मिथ है। वो मिथ क्या है? वो मिथ यह है कि सेक्स के लिए नॉलेज की जरूरत नहीं है, सेक्स सिर्फ सेक्स है। बादशाहीन इस पर प्रश्न चिन्ह लगाते हैं और कहते हैं कि नहीं, सेक्स के लिए भी ज्ञान की जरूरत है। और इसीलिए मैं ये कामसूत्र लिख रहा हूं। अगर सेक्स के लिए सेक्स करेंगे तो पशु और मनुष्य में कोई भेद नहीं होगा, लेकिन ज्ञान अर्जित करके अगर सेक्स करेंगे तो, क्योंकि पशु में यह क्षमता नहीं है कि वो ज्ञान अर्जित कर सके, इसलिए वो सेक्स की नॉलेज पर, सेक्स के ज्ञान पर जोर देते हैं। और जो नॉलेज आएगी जब आपको, तो कौन सी चीज आएगी आपके अंदर? उन्होंने कहा कि जितनी आप ये जो कामसूत्र की शिक्षा देंगे, उससे 3 चीजों से आपको मुक्ति मिलेगी। या मॉडर्न तरीके से कहें कि अगर आप बच्चों को, नौजवानों को अगर आप सेक्स एजुकेशन देंगे तो 3 चीजों से उन्हें मुक्ति मिलेगी। वो 3 चीजें कौन सी हैं? भय, लज्जा और पराधीनता। ये 3 चीजें, कामसूत्र का लक्ष्य है इन 3 चीजों से नागरिक को लिबरेट करना। आप समझ सकते हैं, आप समझ सकते हैं कि हम सेक्स पर बातें क्यों नहीं करते। आप समझ सकते हैं हम सेक्स की शिक्षा क्यों नहीं देते। भय, लज्जा और पराधीनता से मुक्त होने में ये चीजें, ये शिक्षा मदद करती है। और ये शिक्षा, वो ये भी उनकी अपनी टर्मिनोलॉजी में कि जो कामसूत्र की शिक्षा है वह आनंद, सुखी और संपन्न बनाती है, और साथ साथ दायित्वबोध, परोपकार और उदात्त भावों की सृष्टि करती है। और जो आपका सहचर है उसके प्रति श्रद्धा, विश्वास, हित कामना और अनुराग बढ़ाती है। और जो सेक्स एजुकेशन या काम सूत्र की शिक्षा से अनभिज्ञ होते हैं, वंचित होते हैं, उनके अंदर अनवन, कलह, असंतोष, वैश्यावृत्ति एवं अनेक शारीरिक बीमारियों को जन्म देती है। अब आप तय कर लीजिए, अब आप तय कर लीजिए कि आप सेक्स पर बात करेंगे कि नहीं करेंगे। अब आप तय कर लीजिए कि कामसूत्र पर बात करेंगे कि नहीं करेंगे। लज्जा, भय और पराधीनता से मुक्त होना है तो कामसूत्र पर बात करनी बेहद जरूरी है। और यही वह प्रस्थान बिंदु है जिसकी वजह से धीरे 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 कामसूत्र के जो बुनियादी प्रयोजन था, लक्ष्य था, उससे कामसूत्र को एकदम वंचित कर दिया गया, रहित कर दिया गया। एक अन्य चीज जो कि और भी मजेदार चीज थी, जो कुछ डिबेट में है, वो ये कि दिक्कत यह है कि ये जो, जिसे हम लोग सोसाइटी कहते हैं, समाज कहते हैं, इस समाज का एक कॉन्सेप्ट उस जमाने में भी था। बात करके देखो, कृष्ण श्रीवास्तव पूछ रहे हैं कामसूत्र के अध्ययन से
भय से कैसे मुक्ति मिलेगी? बस सिर्फ बात करके देखो, साइंटिफिकली बात करके देखो, खाली सेक्स के बारे में, पब्लिकली, आपस में, दोस्तों में, विद्यार्थियों में। हालत यह है कि हमारे यहां जो लड़कियां बड़ी होती हैं और लड़के बड़े होते हैं, उन्हें मालूम ही नहीं होता कि उन्हें प्यार क्या होता है। यह गलतफहमी है। अनेक बार तो लज्जा की वजह से बात ही नहीं करते वो लोग, पता नहीं को पूछेंगे तो क्या होगा, लोग हंसेंगे। आपको रेखांकित करना चाहता हूं यह कि आखिर ये जो पुराना जो जमाना था, जब 2500 साल पहले जब ये कामसूत्र रचा गया, तो उस समय समाज कैसा था, उस समाज की संरचना के पीछे किस तरह के चीजें काम कर रही थी। मतलब कोई महीना होता था जिसमें पंचमी के दिन खासतौर पर मंदिर में एक उत्सव मनाया जाता था, और यह उत्सव भव्य तरीके से मनाया जाता था, इसमें कि सभी तरह के लोग, खासतौर पर समृद्ध लोग, पढ़े लोग, शिक्षित लोग, वे लोग आते थे। और ईस्वी सन के शुरू होने के, यह आज का उत्सव नहीं है। इसमें तरह तरह के कलाकार भाग लेते थे, हर ललित कला के रूपों से जुड़े हुए लोग इस उत्सव में भाग लेते, एक मेले की तरह होता था ये। तो पुराने जमाने में इसे ही समन कहते थे, जो कि कालांतर में परिष्कृत रूप में समाज के नाम से जाना गया, यानी समाज एज ए कॉन्सेप्ट। इस उत्सव में जो सभ्य नागरिक थे वो भी भाग लेते थे, वे लोग भी भाग लेते थे जो कि साधारण लोग हैं, और वे लोग भी भाग लेते थे जिन्हें लोग उस जमाने में राक्षस कहते थे, यानी वे आदिम जातियां, आदिवासी लोग, और दूसरी जो चौथे वर्ण के लोग हैं। कृष्णा श्रीवास्तव कह रहे हैं कि आसान नहीं है सर, पहली बार सार्वजनिक मंच से इस मुद्दे पर किसी को बोलते हो। अरे सुनना ही कौन चाहता है, वो तो जबरदस्ती सुना हूं मैं कृष्णा जी, कोई सुनना नहीं चाहता। मुझसे किसी ने कहा थोड़ा ही कामसूत्र पर बोलिएगा, वो तो मैं जबरदस्ती कर रहा हूं ये, और मैं इसलिए कर रहा हूं क्योंकि कहीं से कोई तो इस पर रिस्क लेगा। आप कामुकता के प्रश्नों पर जितना खुल के बहस करेंगे, आप तय मानिए उतना ही फासिज्म प्रभावित होगा और परास्त होगा। फासिज्म की, जानते हैं जिसे हम लोग सांप्रदायिकता कहते हैं, उस सांप्रदायिकता की आइडियोलॉजी का एक बहुत बड़ा हिस्सा है जो सेक्स और सेक्स पर पड़े हुए आवरण और सेक्स पर जो पूरा का पूरा तंत्र खड़ा हुआ है, उस पर आधारित है उसका आइडियोलॉजिकल कैंपेन। आप जान लीजिए, पिछले 60 दिन में जो लॉकडाउन हुआ है, उस लॉकडाउन में सबसे ज्यादा गेन किसने किया है, उसे जान लीजिए आप। आप जस्ट क्लिक कीजिए मेरे कहने से इंटरनेट पर, और आप देखिए कि पोर्न उद्योग कैसे जंप किया है। इस बीच में सबसे ज्यादा जंप किया है। सारी दुनिया का एक्सपीरियंस है, इटली का, जर्मनी का, स्पेन का, तमाम देशों का एक्सपीरियंस है जहां फासिज्म आया है, जहां जनता के हकों पर हमले बोले गए हैं। उसमें एक बहुत बड़ा हिस्सा, आइडियोलॉजिकल कैंपेन का बहुत बड़ा हिस्सा सेक्सुअलिटी से जुड़ा रहा है, कामुकता के प्रश्नों से जुड़ा रहा है। इस रूप में जुड़ा रहा है, उसकी चर्चा हम अलग से करेंगे। अभी फिलहाल मैं इसे विषयांतर नहीं करना चाहता, मैं सिर्फ यह चीज सिर्फ रेखांकित करना चाहता हूं कि हमारे बीच में बादशाह ने दो चीजों पर जोर दिया था। उन्होंने कहा था कि सेक्स के एजुकेशन के दो रूप हैं, एक है शब्दांकन के जरिए आप लिखें और बताएं, लोगों को शिक्षित करें,
और एक है चित्रांकन के रति चरित्रों के जरिए। उन्होंने एक खास तरह के शब्द का इस्तेमाल किया है उसमें, और बहुत ही इंटरेस्टिंग इस्तेमाल किया है। हाँ, उनके इस पुस्तक में एक चैप्टर है संवेशन विधि प्रकरणम। प्रकरणम में दो तरह के संभोग की चर्चा की गई है और दो तरह के संभोग की क्रियाओं की चर्चा की गई है। उसमें एक शब्द जिसका शब्द के जरिए वर्णन है और उसकी व्याख्या है, और दूसरा है चित्र रथ संभोग की क्रियाएं। और चित्ररथ संभोग की क्रियाओं को और उसकी प्रस्तुति को वात्स्यायन निकृष्ट प्रस्तुति की कोटि में रखते हैं। अब आप देखिए, आपने किया क्या? आपने सेक्स की एजुकेशन के काम को तो बंद कर दिया, लेकिन चित्र के जरिए संभोग के कामों को आपने एकदम हाई जंप पर ले गए। और बाई चांस की बात है, 2500 साल पहले जो कल्पनाएं की गई, वे सारी की सारी कल्पनाएं पॉर्न इंडस्ट्री ने साकार करके दिखाई हैं। हमने बहस नहीं की है। वात्स्यायन इस पर कहते हैं कि यह निकृष्ट किस्म का संभोग है जिसको कि वो प्रस्तुत करते हैं और प्रचारित करते हैं। मूल चीज पर लौटे हम लोग कि वात्स्यायन के कामसूत्र को पढ़ के हम करेंगे क्या? क्या करेंगे हम लोग? सवाल यह है कि हम समाज को क्या मिलेगा इसके कामसूत्र को पढ़ने से? वात्स्यायन ने कामसूत्र क्यों लिखा? वात्स्यायन ने कामसूत्र इसलिए लिखा, उन्होंने लिखा है इसको कि समाज को बांधने में और नियमित करने में इससे मदद मिलेगी। समाज में जो अराजकता, उच्छृंखलता या नियमहीनता जो दिखाई देती है आपको, जो विभिन्न लेयर पर दिखाई देती है, वात्स्यायन की चिंता के केंद्र में यह चीज है। अगर आप सेक्स एजुकेशन देते हैं और वात्स्यायन के कामसूत्र की बाकायदा शिक्षा देते हैं, तो वात्स्यायन कहते हैं इससे समाज को बांधने में और नियमित करने में रेगुलर। और जो स्त्री पुरुष के संबंध हैं, स्त्री पुरुष के संबंधों को सामाजिकता के आधार पर व्याख्यायित करने में हमें मदद मिलेगी। वात्स्यायन कामसूत्र लिखते समय दो और चीजों पर जोर देते हैं जो कि बहुत मूल्यवान है समझ के लिए। वो ये कि ये जो समाज है, जो स्त्री पुरुष में बटा हुआ समाज है, इस समाज की ब्यूटी यह है कि इसमें व्याप्त जो वैविध्य है इसे स्वीकार किया जाना चाहिए। ये एक जैसे लोग नहीं है। लिंग के हिसाब से पुरुष सब एक जैसे होते हैं, स्त्रियां सब एक जैसी होती हैं, ऐसा नहीं है। ये जो जेंडर क्लासिफिकेशन चल रहा है ना, मर्द सब एक जैसे होते हैं, स्त्रियां सब एक जैसी होती हैं न मर्द एक जैसे होते हैं ना स्त्रियां एक जैसी होती हैं। उनके देशज, स्थानीय, राष्ट्रीय, उनके अंदर सांस्कृतिक, राजनीतिक, मूल्यगत, आचार व्यवहारगत फर्क होते हैं। तो वो कहते हैं कि स्त्री पुरुष में जो वैचित्र्य और वैविध्य है इसे स्वीकार किया जाना चाहिए। स्वीकार करते समय दो चीजें हमेशा दिमाग में रखनी और विचार करते समय, वैधता और सहिष्णुता। अब आप सोचिए, पिछले 2500 वर्ष के सामाजिक विकास के क्रम में स्त्री पुरुष के संबंधों पर विचार करते समय हमारा देश, जहां के कामसूत्र लिखा गया जिसने कि 2500 वर्ष तक साहित्य, कला, संस्कृति सबको प्रभावित किया,
हमारा देश संबंधों पर पहले की तुलना में ज्यादा सहिष्णु बनाए या असहिष्णु बनाए? भिन्नताओं को स्वीकार करने की मनोदशा बढ़ी है या घटी है? अभी तो सब लोग हिंदू बनाने पर लगे हुए हैं कि हिंदुस्तान में जो पैदा हुआ सब हिंदू हुए, हिंदू के अलावा कोई नहीं रहता। कामसूत्र इसको डिनाई करता है, वो कहता है कि यह भिन्नताओं का समाज है और भिन्नताओं के समाज में स्त्री पुरुष रहते हैं। भारतीय समाज कैसा है? यह समाज है सहिष्णुता का समाज। बात हो रही है किस पर? कामसूत्र पर। खोज की जा रही है किसकी? स्त्री पुरुष संबंधों में भिन्नता और सहिष्णुता की। कौन लोग हैं जो आज सहिष्णुता को सबसे ज्यादा चुनौती दे रहे हैं और कौन लोग हैं जो भिन्नता को अस्वीकार कर रहे हैं? मुझसे अच्छा आप लोग जानते हैं। आपके गली मोहल्ले में, आपके घर के अंदर घुस चुके हैं वो। कि कामसूत्र पर सबसे ज्यादा रिलेवेंट मार्क्स की पूंजी पर बात करने की कोई जरूरत नहीं। अभी वो विदेशी था, मान लिया, लेकिन बादशाही तो हिंदू था, बादशाही तो विदेशी नहीं था। बादशाही ने यह किताब तब लिखी जब देश में इस्लाम नहीं आया था और चर्च नहीं आया था। और किस चीज को अंडरलाइन किया कि भारत कैसा देश है? यह भिन्नताओं का देश है। स्त्री पुरुष कैसे रहते हैं? ये विभिन्न संस्कृति के लोग, या एक धर्म और एक संस्कृति के लोग नहीं रहते। ये सारे डिस्टॉर्शंस जितने भी आए हैं कामसूत्र को लेकर व्याख्याओं में और उसकी प्रस्तुतियों में, ये सारे डिस्टॉर्शंस पिछले 200 साल में सबसे अधिक आए हैं। सामाजिक विकास के लिए कौन सी चीज जरूरी है? आनंद के विकास के लिए कौन सी चीज जरूरी है? भिन्नता को माने और सहिष्णुता को आचरण में ढालें। और खुल के बात करें, छुप के नहीं, कान में नहीं, खुल के बात करें। उसमें ये भी विषय हो सकते हैं, सेक्स के भी हो सकते हैं, संस्कृति के भी हो सकते हैं, राजनीति के भी हो सकते हैं, निजी भी हो सकते हैं। और सेक्स क्या चीज है? सेक्स पर्सनल चीज है। एक अन्य चीज वो ये कि जो कि मुझे लगता है और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है, फ्रॉइड के सेक्स के ऊपर बहुत फेमस है। सेक्स कोई साइकोलॉजिकल चीज नहीं है, कोई मनस्थिति की चीज नहीं है, बतर्ज वात्सायन। बल्कि सेक्स एक रियलिटी है, यथार्थ है, और उसका यथार्थ रूप में ही वर्णन किया जाना चाहिए और यथार्थ रूप में ही उस पर बात की जानी चाहिए। उसे एक मनोदशा के तौर पर, मनस्थिति के तौर पर, एक साइकोलॉजिकल फैक्टर के तौर पर बात नहीं की जानी चाहिए। और सेक्स पर बात करते समय बादशाही जिस चीज पर जोर देते हैं वो ये व्यक्ति की स्वतंत्रता बहुत महत्वपूर्ण है, जिसे आप फ्रीडम कहते हैं, जो आपको संविधान से मिली है। अगर कोई पुरानी किताब जहां पर कि व्यक्ति की स्वतंत्रता का पहला जयघोष कहीं हुआ तो वह तो कामसूत्र। कामसूत्र उतनी ही पुरानी किताब है जितनी पुरानी आपकी महाभारत और वाल्मीकि की रामायण। कौन सी चीज जरूरी है? अभी किस पर जोर दे रहे हैं हम? बार बार व्यक्ति की स्वतंत्रता पर जोर दे रहे हैं, और यह 2500 साल पहले यह बात कही गई थी। लेकिन आपने क्या किया कि आपने जो चीज सबसे ज्यादा मूल्यवान थी बादशाही के दृष्टिकोण की, जो कामसूत्र में लिखी हुई है, आपने कामसूत्र में जो काम की चीज थी वो तो आपने छोड़ दी, और जो छोटा सा हिस्सा था
आसन है उसमें, सेक्स के 64 आसन है उसमें। आपने क्या किया, आसन ले लिए। संस्कृत वालों ने क्या किया, उसमें नक्सिक वर्णन ले लिया, लेकिन जो बाकी काम की आइडियोलॉजिकल वैचारिक तौर पर मनुष्य को मदद करने वाली चीजें थी वे आपने सब छोड़ दी। मुझे लगता है कि इसलिए यह कामसूत्र का पुनर्पाठ बेहद जरूरी है, क्योंकि कामसूत्र के पुनर्पाठ के जरिए आप संस्कृत की आलोचना में जो स्वतंत्रता विरोधी जो दृष्टिकोण है उसको भी क्वेश्चन कर सकते हैं। पूरे के पूरे संस्कृत काव्य शास्त्र में जो रूपवाद भरा हुआ है उसे भी क्वेश्चन कर सकते हैं। और जो पिछले 200 साल में खासतौर पर अंग्रेजों के आने के बाद कामसूत्र का जो ये अवमूल्यन किया गया है कि उसे एक सेक्स के आसनों की किताब बना दिया गया है, इसका भी मूल्यांकन कर सकते हैं। यानी ब्रिटिश इंपीरियलिज्म के आने के साथ कामसूत्र सेक्स के आसन की किताब में रिड्यूस कर दी गई। पुस्तक व्यक्ति की स्वतंत्रता पर जोर देती हो, जो पुस्तक स्त्री पुरुष के संबंधों की भिन्नता और सहिष्णुता पर जोर देती हो, उस चीज को छोड़ दिया गया। अच्छा, आप बताइए, हिंदू लड़का किससे सेक्स कर? वो सिंपल सा सवाल है। अगर किसी आरएसएस वाले से पूछेंगे तो वो कहेगा हिंदू लड़का सिर्फ हिंदू लड़की से प्यार करेगा, हिंदू लड़की से सेक्स करेगा, हिंदू लड़की से शादी करेगा। और किसी मुस्लिम फंडामेंटलिस्ट से पूछेगा तो वो यही कहेंगे कि मुस्लिम लड़का मुस्लिम लड़की से प्यार करेगा, मुस्लिम लड़की से सेक्स करेगा, मुस्लिम लड़की से शादी करेगा। यानी कालांतर में सेक्स के साथ में धर्म को भी जोड़ दिया गया, जबकि बादशाहीन अपनी पूरी पुस्तक में धर्म को दाखिल नहीं होने देते सेक्स के साथ में। उससे ज्यादा सेक्युलर किताब नहीं मिलेगी आपको, लेकिन उस पुस्तक को आपने एकदम कूड़े के ढेर पर फेंक दिया और बहस से निकाल दिया। कहां ताकत है उसकी? कौन लोग हैं जो इस चीज को फैला रहे हैं हमारे बीच में कि सेक्स के साथ धर्म का संबंध है? वे तमाम किस्म की रिएक्शनरी फोर्सेज हैं, प्रतिक्रियावादी ताकतें हैं जो कि इस चीज का प्रचार कर रही हैं आइडियोलॉजिकली, और उनके कंधे पर सवार होकर तमाम किस्म की अधिनायकवादी ताकतें सत्ता में आ रही हैं और तमाम किस्म के सौदे और गुंडों के गिरोह नीचे बन गए हैं। जो सेक्स को धर्म के साथ जोड़ रहे हैं और बाकायदा अदालतों में जाके हस्तक्षेप कर रहे हैं। कामसूत्र की व्याख्या करनी होगी तो कामसूत्र की व्याख्या तो तरीके से करनी पड़ेगी। कामसूत्र को पढ़ने की आदत डालनी पड़ेगी और कामसूत्र को नहीं, पुरानी किताब को पढ़ने की बुद्धि और विवेक पैदा करना होगा और सही परिप्रेक्ष्य पैदा करना होगा। एक और चीज है, सेक्स वहां कोई बीमारी या इल्लत नहीं है कामसूत्र के लेखक के यहां। अभी आ रही है ना लेटेस्ट फाइंडिंग, वो उस समय नहीं था, विज्ञान इतना नहीं था, कुछ भी नहीं था, सिर्फ एक छोटी सी चीज थी, एक छोटा सा आइडिया था जो एक लेखक के दिमाग में आया। बादशाहीन एक राइटर है और जिन ऋषियों का वो उल्लेख करता है वे भी लेखक हैं। वो ऋषि कौन थे प्राचीन काल में? वो कवि हुआ करते थे, लेखक हुआ करते थे। वे कोई वो सन्यासी लोग थोड़े ही थे, कवि लोग थे, लेखक थे। तमाम किस्म के जो स्त्री पुरुष के विभिन्न अंग प्रत्यंगों का जो वर्णन है, उनके किसका साइज कैसा हो, किसका कट कैसा हो, कोई देखने में कैसा हो, आंख कैसी हो, गाल कैसे हो, नाक कैसी हो, वगैरह वगैरह, ये जो तमाम किस्म के वर्णन है, ये वर्णन का पर्पज क्या है? वर्णन का पर्पज यह कि स्त्री पुरुष दोनों को समान रूप से विभिन्न अंगों के स्तर पर देखा जाए, यानी समान जोड़े बनाना, यह उसका पर्पज है मात्र। लेकिन आपने इस पर्पज को तो समझा ही नहीं, आपने इसे और डिस्टॉर्ट करके दूसरी दिशा में ले गए।
संस्कृत वालों ने नक्सिक वर्णन में कन्वर्ट कर दिया उसे। उसका समान जोड़े बनाना पर्पस था, लेकिन संस्कृत के काव्य शास्त्रियों ने, श्रृंगार रस के रचयिताओं ने उसे नक्सिक वर्णन में कन्वर्ट कर दिया। आखिरी चीज फिलहाल ये कह के मैं ये बातचीत रोकूंगा। मैं यहां बातें बहुत हैं उस पर कहने के लिए, लेकिन एक बात कह के मैं इसे यहां रोकूंगा। मैं ये जो काम है या सेक्स है, काम जैसे वो लोग कहते हैं, इसका स्थान कलाओं में भी है। ये आर्ट है। और जब ये आर्ट में शामिल किया गया तब इसमें असल में दिक्कत। आर्ट में दाखिल होने के बाद में यह दिक्कत शुरू हुई कि अब कला का आस्वादन और कला रूपों का आस्वादन तो वही ले सकता है जो नागरिक हो या सामाजिक हो या समाज का हिस्सा हो। वे लोग कला का आस्वादन लेने के अधिकारी नहीं माने गए जो लोग समाज बहिष्कृत थे या समाज बाहर थे। अंतर में हमारे यहां जिन लोगों ने इसे कला में जगह दी, ये जो बहुत सारे भरत के नाट्य शास्त्र जिसकी परंपरा शुरू हुई, जिन्होंने जगह दी, कला में शामिल किया काम को, श्रृंगार साहित्य ने शामिल किया काम को कलाओं में। सारा झंझट तब से शुरू हुआ कि इसके अंदर जैसे हम लोग कास्ट सोसाइटी कहते हैं, जाति समाज कहते हैं, जो कि उसमें वर्ण व्यवस्था थी। तो 3 वर्ण के लोग तो ऐसे थे, ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य, जिनके पास संस्कार थे, नियम थे, मान्यताएं थी और वे इनका पालन करते थे। लेकिन एक बड़ा वर्ग ऐसा भी था जो कि नियम, संस्कार, इन सबका किसी का पालन नहीं करता था और इनसे वंचित था। और कामसूत्र के एक प्रकरण में बाकायदा इस तरह के लोगों का जिक्र भी मिलता है। कामसूत्र में जिन कलाओं का वर्णन किया गया है उनमें से 2/3 कलाएं बौद्धिक और साहित्यिक हैं। यानी घर कैसे सजाएं से लेके और स्वयं को कैसे सजाएं तक। इस कहने के लिए कामसूत्र चारों वर्णों के लोगों के लिए प्रावधान करता है, लेकिन कालांतर में इसका विकास चारों वर्णों में समान रूप से कलाओं के संप्रसार की ओर नहीं गया, बल्कि जैसा कि मैंने आपसे कहा कि भरत के नाट्य शास्त्र से ही यह एक झंझट शुरू हो गया कि कलाओं के क्षेत्र में जो चौथे वर्ण के लोग थे वो खदेड़ के कलाओं के क्षेत्र से बाहर कर दिए गए। आप चाहे उन्हें राक्षस कह लीजिए, चाहे उन्हें शूद्र कह लीजिए, चाहे उन्हें सिद्ध सामंत काल के जो तमाम किस्म के जो नाथ संप्रदाय के जो रचनाकार हैं वो कह लीजिए, ये सब वे लोग हैं जो कला के क्षेत्र से बहिष्कृत किए गए और समाज के क्षेत्र से बहिष्कृत किए गए। जो कि उस जमाने में जिनको कि नागरिक अधिकारों से वंचित किया गया, तमाम किस्म के जो संस्कार थे प्रचलन में, उन संस्कारों से वंचित किया गया। यानी वर्णाश्रम व्यवस्था के फॉर्मेशन के फेज में कामसूत्र वैसा ही नहीं रह गया जैसा कि आरंभ में जब वो लिखा गया था। तो हमारे यहां वर्णाश्रम व्यवस्था की शुरुआत नहीं हुई थी, सिर्फ वो एक बहुत छोटी सी कल्पना का हिस्सा थी। लेकिन कालांतर में वर्णाश्रम व्यवस्था की शुरुआत होती है और उसमें धीरे 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 धीरे
कामसूत्र की पद्धति में, उसके पढ़ने की में, उसके पढ़ाने की में, उसकी व्याख्या की पद्धतियों में भी डिस्टॉर्शन। और उसका सबसे पहला डिस्टॉर्शन तब आया जब कलाओं के क्षेत्र में, कलाओं के आस्वाद के क्षेत्र में अधिकारी उसी को माना गया जो सवर्ण था। इनिशियली कामसूत्र में चारों वर्ण के लोगों को कलाओं के आस्वाद का अधिकारी माना गया है, लेकिन श्रृंगार साहित्य का ज्यों ज्यों विकास होता गया, जमीन पर वर्णाश्रम व्यवस्था का ज्यों ज्यों विकास होता गया और जाति प्रथा ने जन्म लिया, कलाएं सबके लिए यह लक्ष्य छूट गया। कलाओं की शिक्षा सबके लिए यह लक्ष्य छूट गया और कामसूत्र एकदम ठंडे बस्ते में पहुंचा दिया गया। और कामसूत्र का मतलब सिर्फ श्रृंगार, नक्सिक वर्णन। और यह परंपरा सृजित करने में संस्कृत के लेखकों ने बेहिंता मेहनत की। यही साहित्य की परंपरा में चौथे वर्ण के लोग दाखिल ही नहीं हो पाते। संस्कृत काव्य शास्त्र में चौथे वर्ण के लोग दाखिल ही नहीं हो पाते, उनका दृष्टिकोण दाखिल नहीं। सो पहला काम यह हुआ कि कामसूत्र से संबंध विच्छेद हुआ और कामसूत्र का सिर्फ नाम मात्र का संबंध रह गया और उसे श्रृंगार में कन्वर्ट कर दिया गया, नक्सिक वर्णन में कन्वर्ट कर दिया गया, उसे कामुक भाव भंगिमाओं में कन्वर्ट कर दिया गया। उसका मकसद यह नहीं था। यह मकसद कालांतर में जब वर्णाश्रम व्यवस्था का विकास हुआ, सामाजिक विकास के क्रम में जब हम आगे गए हैं, तो उसका जो लक्ष्य था सबको शिक्षा देना, सबको आनंद देना, उससे एकदम हाथ खींच लिया गया। कामसूत्र चारों वर्णों के लोगों को संबोधित करता है, लेकिन कालांतर में जो सामाजिक विकास हुआ, कलाओं का विकास हुआ, उस क्रम में वो अब सिर्फ उच्च वर्ण के लोगों के लिए सीमित कर दिया गया। और उसमें भी एक खास हिस्सा जिसे हम श्रृंगार कहते हैं, जिससे कि हिंदी के लोग जो जानते हैं उनका रीतकालीन साहित्य। अन्यथा तो हम सब लोग जानते हैं कि सेक्स की कोई जाति नहीं होती, सेक्स का कोई धर्म नहीं होता। सेक्स का मतलब आनंद है और सेक्स का मतलब डेवलपमेंट। और मैथुन मानव सभ्यता का सबसे बड़ा मूल्यवान कर्म है। वो हेट की चीज नहीं है। मैथुन सबसे महत्वपूर्ण कला है। यह चीज सबसे पहले अंडरलाइन किसने की? मैथुन न हो तो मनुष्य न हो, सृष्टि न हो, पृथ्वी पर कोई जीव जंतु प्राणी जन्म ही न ले मैथुन के बिना कोई जन्म। तो मैथुन की क्रिया सबसे मूल्यवान और महत्वपूर्ण क्रिया है। इसके प्रति किसी भी किस्म की, जिसे कहें कि हिकारत की नजर से देखना, उसे अनटचेबल मानना, उस पर बात न करना, यह अपने आप में गलत है। मुझे बादशाह की ताकत यहां नजर आती है। मुझे यहां नजर आती है कि वह सामाजिक वैविध्य, स्त्री पुरुष के वैविध्य को सिद्धांततः भारतीय समाज में स्वीकार करते हैं और उस पर जोर देते हैं और कहते हैं कि अगर सेक्स पर बात की जाए तो इस वैविध्य को ध्यान में रख के बात की जाए। हिंदी में जिस व्यक्ति ने भी, मैं नाम याद नहीं आ रहा मुझे, जयमंगला टीका लिखी, उस जयमंगला टीका के लेखक ने बाकायदा बादशाह के कामसूत्र को व्याख्यायित करते समय, हिंदी में लाते समय, उसने तमाम किस्म के क्षेत्रीय जो वेरिएशंस थे सेक्स के और सेक्स के डिस्कोर्स के, उन सभी वेरिएशंस को अपनी टीका में शामिल किया और बहुत मूल्यवान काम किया उसने। सेक्स पर बात करते समय कौन सी शिक्षा मिलनी चाहिए? सेक्स पर बात होनी चाहिए
किसके साथ? सहिष्णुता के साथ। सेक्स आनंद की चीज है, डेवलपमेंट की चीज है। सेक्स नफरत की चीज नहीं है। सेक्स प्यार की चीज है। सेक्स रहस्य में नहीं है, यह आवरण में रखने की चीज नहीं है, बल्कि इस पर खुल के बात की जानी चाहिए। और यही वजह है कि मैंने सुधा के साथ मिलके इस पहलू पर लिखने की कोशिश की थी। और वो 2007-8 में वो पुस्तक आई थी जिसकी मैंने आपसे चर्चा की। पर्पज ये था कि किसी तरह से इस बहस को और जनरेट करते समय मेरे दिमाग में एक चुनौती थी। जैसे मैं कह रहा हूं कि इस पे मैंने अकेले लिखा सुधा के साथ मिलकर, बाद में मैंने बाकायदा पोर्नोग्राफी पर भी विस्तार से लिखा। मैंने सैकड़ों निबंध लिखे, मैंने किताब भी लिखी मैंने। क्यों? क्योंकि मैं जानता हूं कि यह एक बड़ी समस्या है, आज भी बड़ी समस्या है। सेक्स पर आप जितना खुल के बात करेंगे, आप उतना ही अपने परिवार को और अपने मित्रों को, अपने करीबी को लोकतांत्रिक बनाएंगे। जितना ही साइंटिफिक तरीके से आपस में बात करेंगे, खुल के बात करेंगे, अपने परिवेश को ज्यादा बेहतर परिवेश बनाएंगे, जो दमित परिवेश है हमारा जिसमें हम लोग रहते हैं। सेक्स की आदतें सेक्स के स्वस्थ परिवेश पर निर्भर करती हैं। हमने सेक्स के स्वस्थ परिवेश को नष्ट किया और इसके आधार पर हमने लगातार स्त्रियों पर हमले बढ़े हैं। स्त्री पुरुष बढ़ा है और यह बहुत खतरनाक चीज है। सामाजिक जीवन में हमें स्त्री पुरुष के संबंधों में व्यक्तिगत सत्ता को स्वीकार करना चाहिए और प्राइवेसी को मानना चाहिए। व्यक्तिगत सेक्स व्यक्तिगत है, सेक्स प्राइवेट है। यह चीज सबसे पहले किसने दी? बादशाह ने। सेक्स रैशनल चीज है, इरेशनल नहीं। सेक्स का धर्म से कोई संबंध नहीं होता। यह चीज किसने दी? बादशाह ने। और इसीलिए कामसूत्र बहुत रिलेवेंट है, उसे पढ़ा जाना चाहिए। सेक्स की एजुकेशन बहुत रिलेवेंट है, उसे पढ़ाया जाना चाहिए। हर स्तर पर सेक्स की एजुकेशन कंपलसरी की जानी चाहिए, जिससे सेक्स के बारे में, स्त्री पुरुष संबंधों के बारे में बने हुए मिथ और यह तमाम किस्म का जो फासिस्ट प्रोपेगेंडा है स्त्री पुरुष संबंधों को लेकर, उस प्रोपेगेंडा को आप एक्सपोज कर सकते हैं। उस प्रोपेगेंडा को एक्सपोज तब तक आप नहीं कर सकते जब तक कि आप रैशनली इन चीजों को बताएंगे नहीं। आपके पास तो अपनी किताब है, आप क्यों नहीं बताते? प्लीज शुरुआत कीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू।